नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व यह मैराथन प्रोग्राम श्री ब्रजेश जी द्वारा एक माह का यह मैराथन प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें आज के दिन मुझे बोलने का, अपने व्याख्यान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले श्री ब्रजेश कश्यप जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक बहुत ही शानदार ढंग से ये एक माह का मैराथन प्रोग्राम रखा है। प्रतिवर्ष रखते आए हैं और इस वर्ष भी उन्होंने इस प्रोग्राम को सराहनीय ढंग से जारी रखा। तो स्वागत है आप सभी का, हमारे लिसनर्स का, हमारे व्यूअर्स का, जो भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग ब्रजेश कश्यप योगा इस चैनल से, आप सभी का स्वागत है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021 को मनाया जाने वाला है और उस उपलक्ष्य में यह व्याख्यान क्रम में आज दिनांक 29 मई 2021 को मैं डॉक्टर सुधांशु वर्मा, शारदा विश्वविद्यालय योग विज्ञान विभाग की ओर से बोलने के लिए आदेशित हुआ हूं। मेरा विषय वर्तमान परिस्थिति को लेकर के कुछ एप्लाइड योग को कहने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हूं। एप्लाइड योगा जब शब्द आता है तो सभी लोगों का एक विश्वास, एक मान्यता जागृत होती है कि एप्लाइड शब्द व्यापारीकरण तो नहीं किया जा रहा है योग का, क्योंकि योग तो एक जीवन शैली है। हमने तो यही पढ़ा, हम सब ने यही पढ़ा, आप सब ने यही पढ़ा कि योग एक जीवन शैली है। तो जीवन शैली में व्यवहारिकता की बात और अव्यवहारिकता की बात कहां से आ गई? मैं व्यवहारिक योग की बात करने जा रहा हूं, एप्लाइड योग की बात करने जा रहा हूं, तो इसमें जीवन शैली में व्यवहारिकता की बात कहां आ गई? जीवन शैली तो जीवन शैली होती है, जो ऐसी जीवन शैली जिसको हम अपने जीवन में अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं और अपने मन मस्तिष्क को अलाइन कर सकते हैं। यानी माइंड, बॉडी और स्पिरिट या सोल, इन तीनों को अलाइनमेंट हम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की जो चीजें होती हैं, जो कुछ इस तरीके का योग है हमारा, और इस तरीके के अलाइनमेंट को हम योग कहते हैं। देखने में बड़ा सुंदर, बड़ा सरल जान पड़ता है, लेकिन जब इसका व्यवहारिक पक्ष देखने चलते हैं, जब इसका एप्लाइड पक्ष देखने चलते हैं, तो एप्लीकेशन में ये दिखाई पड़ता है कि जनसामान्य योग को सिर्फ रोग दूर भगाने की एक विधा भर मान रखा है लोगों ने। जनसामान्य इसे ऐसा ही समझता है। अगर हम किसी से कहें योग, तो वो समझता है कि योग मतलब योगा इज फॉर डायबिटीज, योगा इज फॉर हाइपरटेंशन, योगा इज फॉर सम अदर काइंड ऑफ डिजीज, योगा इज फॉर इम्यूनिटी। सो कुछ आज के कोरोना के दौर में, जब कोविड महामारी इतनी कह सकते हैं कि अपने पराकाष्ठा पर है और हम लोगों ने एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, समथिंग कहीं 4 लाख, 4.25 लाख केसेस प्रतिदिन का, तो उस दौर में भारतीय जन या जन सामान्य या न सिर्फ अपना देश, पूरा विश्व यह मान के चलता है कि योग का व्यवहारिक पक्ष सिर्फ इतना है कि योग रोग दूर भगाने की एक
विधा मात्र है। चूंकि इसका व्यवसायीकरण कुछ इसी प्रकार हुआ, क्योंकि इसका कुछ प्रचार प्रसार इसी तरह हुआ, तो प्रचार प्रसार के तरह से लोग जो जानते हैं वो ठीक जानते हैं, लेकिन हम में से जो कुछ लोग ठीक प्रकार योग को कुछ हद तक समझ पाए हैं, वो ये समझते हैं कि योग रोग दूर भगाने से अतिरिक्त और बहुत कुछ है, यानी इससे भी बड़ा बहुत कुछ है, और योग से काफी कुछ चीजें हासिल की जा सकती हैं। लेकिन आज मैं जिस विषय पर, जिस मुद्दे पर जो मैं बोलने के लिए आदेशित हुआ हूं वह अप्लाइड योगा है, तो इसको कुछ एप्लीकेशन तरीके से ही मैं लेकर के चलूंगा। मैं आप सभी के सामने ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि योग विषय एप्लीकेशन से और बहुत ज्यादा कुछ है, सिर्फ अप्लाइड योगा ही नहीं है। योगा बेसिकली अलाइनमेंट है माइंड, बॉडी और स्पिरिट, माइंड, बॉडी और सोल का। अब उस अलाइनमेंट से जब हम थोड़ा नीचे के स्तर पर आते हैं, मैं नीचे के स्तर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अलाइनमेंट मतलब एनलाइटनमेंट, या अलाइनमेंट मतलब समाधि की अवस्था, या अलाइनमेंट मतलब कि ध्यान की गहरी अवस्थाएं। तो जब हम कभी उस स्टेज की बात करते हैं, मतलब हम काफी ऊपर के स्थितियों की बात कर रहे हैं, काफी आगे की उच्च स्तर की बात कर रहे हैं, तो मैं उससे काफी नीचे आकर के योग के व्यवहारिक पक्ष को रखना चाहूंगा। देखिए, अगर योग के व्यवहारिक पक्ष को रखने की बात हो तो योग को मैं 2 आयाम में विभक्त करना चाहूंगा। पहला आयाम वो जो सभी लोग सामान्यतः, जो भी योगिक प्रैक्टिशनर हैं या जो योग के माध्यम से खुद को स्वस्थ रखने की या समाज को स्वस्थ रखने की या अपनों को स्वस्थ रखने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो इस पहले पक्ष को जरूर भूल जाते हैं और हमेशा वो दूसरा पक्ष याद रखते हैं। और वो दूसरा पक्ष हो सकता है या होता है आमतौर पर आसन और प्राणायाम। यदि हम केवल आसन और प्राणायाम की बात कर रहे हैं, हम लोगों को सिर्फ आसन और प्राणायाम ही दे रहे हैं या देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम योग के सिर्फ कुछ पहलू, कुछ बिंदुओं को हम सबके सामने रख रहे हैं। योग के कुछ बिंदु यानी योग के कुछ स्टेप्स, ये योग का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। मेरा फोकस इस पर सबसे कम रहेगा क्योंकि इसके बारे में लोग अधिकतर जानते हैं। मेरा फोकस जो पहले आयाम पर होने वाला है वो होने वाला है षटकर्म पर, और दूसरा जो आयाम पर होने वाला है, जो दूसरा आयाम मैं समझता हूं इस अप्लाइड योग पार्ट का, वो आसन और प्राणायाम तो है ही, उसके साथ में प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है। इन 3 बिंदुओं पर भी मैं आज चर्चा करूंगा। तो पहले से शुरू करते हैं अप्लाइड पार्ट षटकर्म से। यदि हम षटकर्म की बात कर रहे हैं तो षटकर्म का अर्थ हुआ शोधन। ये 6 कर्म घिरण संहिता में या हठ प्रदीपिका में जिस प्रकार वर्णित हैं, जिस प्रकार डिटेल्ड में वर्णित हैं, तो वहां पर इसका जो अर्थ है वो सिर्फ है शरीर का शोधन। अब यहां पर हम लोग सामान्य मोटे मोटे रूप में तो ये समझ सकते हैं कि शरीर का शोधन की बात की जा रही है, यानी शरीर की स्वच्छता की बात कर रही है, शुचिता की बात की जा रही है। जब शरीर की शुचिता और शरीर के शोधन की बात करते हैं तो जन सामान्य ये समझता है, ये तो योग की बात होगी, तो जन सामान्य जब हम आपस में ऐसे बात करते हैं तो जन सामान्य ये समझता है कि सवेरे उठ के ब्रश तो हम करते ही हैं, सवेरे उठ के फ्रेश तो हम होते ही हैं, सवेरे उठ के स्नान तो हम करते ही हैं, तो शुचिता पर तो हमारा पूरा ध्यान है, फिर अतिरिक्त षटकर्म की क्या आवश्यकता है। तो यहां पर मैं एक मूल बिंदु पर फोकस करना चाहूंगा। वो मूल बिंदु है योग, यानी योग की पैथी। जब हम अप्लाइड योगा की बात करें, इट मीन्स हम योग के पैथी की बात करें, योगा एज अ पैथी। और जब योगा एज अ पैथी बात करते हैं तो इसका कुछ मूल सिद्धांत तो होगा। जिस प्रकार कुछ एक बिंदुओं पर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे एलोपैथ मानता है बैक्टीरिया, फिर वायरस और फिर फंगस। वायरस और फंगस आजकल हम सभी लड़ रहे हैं, तो उनका जो मूल कॉन्सेप्ट है वो वायरस और फंगस और बैक्टीरिया है, यानी ये तीनों इन्फेक्शन के कारण कोई भी रोग शरीर में आते हैं। अगर आयुर्वेद की बात करें तो वहां पर वात, पित्त और कफ के असमानता से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसा वो मानते हैं।
नेचुरोपैथ की बात करें तो वहां पर टॉक्सिन मैटर यानी विजातीय द्रव्य या मल को, शरीर में एकत्रित मल को रोग का कारण माना जाता है। अब आते हैं योग की विधा पर कि योग की विधा एग्जैक्टली रोग का कारण क्या मानती है। तो योग के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि आप सभी मेरी इस बात से सहमत ना हो। योग के आधार पर जो हमारी नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाती है, उस ब्लॉकेज के कारण ही रोग उत्पन्न होता है। यानी शरीर के प्राण प्रवाह में यदि अवरोध है तो वही रोग का कारण है। यानी रोग क्या है? शरीर में प्राण प्रवाह का अवरोध ही रोग है। अब शरीर में प्राण प्रवाह का अवरोध, प्राण प्रवाह शरीर में कैसे होता है? क्या हमारी शरीर भीतर से बिल्कुल खोखली है? इसके भीतर कहीं कुछ भी नहीं है? नहीं जी, शरीर के भीतर बहुत कुछ है। शरीर के भीतर कोई ऐसा चैनल है जिस चैनल के माध्यम से प्राण का प्रवाह होता है। तो प्राण को बाद में समझेंगे, पहले उसका पाथवे समझते हैं कि एग्जैक्टली उसका पाथवे है क्या, कि कौन से पाथवे से प्राण फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। सिंपली सेज महर्षि घेरंड और स्वामी स्वात्माराम जी की शरीर में 72,000 नाड़ियों का कॉन्सेप्ट है। अब नाड़ियां क्या है? नाड़ियां जब कहते हैं तो सामान्य लोग बोलचाल वाली भाषा में ये कहते हैं नस और नाड़ियां। अब नस और नाड़ियों में जमीन और आसमान का फर्क है। तो मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि नस का मतलब होता है आर्टरीज और वेन्स, जिनसे प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आता और जाता है। आर्टरीज से प्योर ब्लड और वेन से इम्प्योर ब्लड। हार्ट की तरफ, हार्ट से जाता है और हार्ट की तरफ आता है, यानी प्योर ब्लड जाता है और इम्प्योर ब्लड वापस आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है नस का। यानी नस हम किसको कहते हैं? आर्टरीज और वेन्स को, जिनमें रक्त का प्रवाह होता है। लेकिन नाड़ियों की बात जब महर्षि घेरंड ने करी कि 72,000 नाड़ियां हैं, यानी नाड़ियों का एक पूरा जंजाल बना हुआ है हमारे शरीर में जिनसे प्राण का प्रवाह होता है। अब प्राण का प्रवाह यहां पर नाड़ियों से होता है। अब नाड़ियां वो नस तो है नहीं, तो फिर क्या है? एक बड़ा सवाल। वो नाड़ियां बेसिकली हमारी नर्व्स है, हमारी नर्वस सिस्टम। अब आप कहेंगे कि कैसे, उसमें से कैसे प्राण का प्रवाह हो सकता है? क्योंकि प्राण तो एक प्रकार की वायु है। प्राण को तो हम वायु समझते हैं। तो मैं यहां पर फिर क्लियर करना चाहता हूं कि प्राण वायु नहीं है। प्राण वायु नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्राण सिर्फ वायु नहीं है, प्राण वायु है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये पंच प्राण है शरीर के। लेकिन ये प्राण शरीर में जब प्रवाहित होते हैं तो सिर्फ वायु फॉर्म में नहीं प्रवाहित होते हैं। ये सिर्फ हमारे शरीर में वायु के तरीके से प्रवाहित नहीं होते कि शरीर में सिर्फ वायु, अगर वायु के पूरा उसका चैनल देखा जाए तो वो तो डेफिनेटली ऑक्सीजन इज कैरिंग विथ थ्रू द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाती है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि नसों में फिर प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो नसों में कहीं पर ये ब्लॉकेज है ऐसा मान करके हम चलते हैं और उसके बाद हम ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ी सी हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। यहां पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नर्व्स में ब्लॉकेज या आर्टरीज और वेन्स में ब्लॉकेज, दोनों टाइप की ब्लॉकेज यहां पर बात की गई है। जब कभी आप में से जो लोग जानते होंगे, जिन्होंने भी थोड़ी बहुत एनाटॉमी समझी होगी बॉडी की, तो वो जानते हैं कि क्रेनियम से 12 पेयर नर्व्स निकलती हैं और उन 12 पेयर नर्व्स में एक नर्व 10th क्रेनियल नर्व कहते हैं उसको, जिसको हम वेगस नर्व कहते हैं। और उस वेगस नर्व से बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या कह लें डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल होता है। यानी ब्रेन कंट्रोल करता है किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम को। किसके थ्रू करता है? वेगस नर्व के थ्रू। क्या उस वेगस नर्व में कौन सी प्राण ऊर्जा फ्लो होती है? उस वेगस नर्व में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्लो होती है। उसमें कोई ब्लड फ्लो नहीं होता, उसमें कोई ब्लड आने और जाने की सुविधा वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये जो बॉडी मेनली गवर्न हो रही है, ये मेनली गवर्न हो रही है ब्रेन के थ्रू। और ब्रेन पूरी बॉडी को गवर्न करता है। जी, ब्रेन पूरी बॉडी को गवर्न करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू।
यहां पर ब्रेन में कई सारी क्रैनियल नर्व्स निकली हुई हैं और वो नर्व्स जा करके हमारे पूरी बॉडी को गवर्न करती हैं, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंट नर्व्स हैं, 12 पेयर नर्व्स हैं। मैंने सिर्फ एक पेयर नर्व का नाम लिया जिसको मैं वेगस नर्व, 10th क्रैनियल नर्व कह रहा था। तो 10th क्रैनियल नर्व हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को गवर्न करती है। अगर उस क्रैनियल नर्व में कहीं कोई ब्लॉकेज आ जाए तो उस ब्लॉकेज को दूर करके हम वापस स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट योग का है। यानी मैं फिर अपने उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं कि यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है रोगों का। योग में रोग का बेसिक कॉन्सेप्ट है प्राण प्रवाह में अवरोध। यदि प्राण प्रवाह में अवरोध हुआ तो वहां से रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। इसमें षटकर्म एक मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन ज्यादातर जब हम एप्लीकेशन फॉर्म में जाते हैं तो हम लोगों को या हमारे जो योगाचार्य है वो योगाचार्य लोगों को आसन और प्राणायाम तक सीमित रखते हैं, उन्हें षटकर्म नहीं बताते। षटकर्म क्यों नहीं बताते? क्योंकि षटकर्म उनके लिए काफी मुश्किल होगा। षटकर्म मुश्किल नहीं है, षटकर्म है बहुत आसान। और षटकर्म मैं आपको यकीन दिलाऊं आसनों से और प्राणायाम से ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? इसीलिए उसको महर्षि घेरड़ ने पहले स्थान पर रखा। किसको? षटकर्म को। क्यों रखा? क्योंकि सबसे पहले शोधन जरूरी है। यदि रास्ता क्लीन हो जाएगा, रास्ता क्लियर हो जाएगा तो आपके आसन और प्राणायाम ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। तो लोगों को अप्लाइड फॉर्म में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि वो क्लेंजिंग भूल जाते हैं, रास्ते को क्लियर नहीं करेंगे। तो यहां पर जब आप आसन और प्राणायाम करके प्राण ऊर्जा के प्रवाह को ज्यादा फोर्स देंगे या उसको और ज्यादा बलवान बना देंगे, किसको? प्राण ऊर्जा के प्रवाह को या प्राण के संचय को हम बलवान बनाते हैं या उसे बड़ा बनाते हैं। प्राण ऊर्जा के संचय को हम बड़ा बनाते हैं, ज्यादा संचित करते हैं। किसके माध्यम से? आसनों और प्राणायाम के माध्यम से। तो आसन और प्राणायाम ज्यादा अच्छे इफेक्टिव तब होंगे जब वो पाथवे क्लियर होगा जिससे प्राण और प्रवाह जो आप अतिरिक्त संचित कर रहे हैं आसन और प्राणायाम के माध्यम से वो इसमें फ्लो हो सकेगा। रिजल्ट आपको तभी मिलेगा। ये रास्ता आपका क्लियर नहीं है, इस वजह से आसन और प्राणायाम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो षटकर्म इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए षटकर्म सबसे पहले रखा गया कि क्लेंजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम एक बार पाथवे क्लियर कर लेंगे तो हमें आसन और प्राणायाम से अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। ये मैं अप्लाइड की बात कर रहा हूं, जो हम एप्लीकेशन फॉर्म में चलते हैं। यहां पर मैं माइंड, बॉडी और सोल के अलाइनमेंट की बात नहीं कर रहा, यहां मैं समाधि की बात नहीं कर रहा। यहां तो मैं जन सामान्य के लिए बहुत ही उपयोगी चीजों की बात कर रहा हूं कि जन सामान्य कैसे इस योग थेरेपी को, योगा एज अ थेरेपी को हम कैसे ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म में और ज्यादा एप्लीकेबल फॉर्म में अपना सकते हैं या दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अगर इस प्रकार करेंगे, पहले षटकर्म दे देंगे और षटकर्म के माध्यम से हम क्लेंजिंग कर लेंगे प्राणिक चैनल की और उसके बाद हम एक्यूमुलेट करेंगे प्राण ऊर्जा को और प्राणायाम के माध्यम से एक्यूमुलेट करके उसको किसी रास्ते पर फ्लो करेंगे, किसी रास्ते पर अपनी इच्छित डायरेक्शन में उसको भेजेंगे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा और ठीक जगह पहुंचेगा। जब पाथवे क्लियर होगा तो जहां जिस चीज को हम भेजना चाह रहे हैं वो चीज जाएगी, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। अगर ये पाथवे क्लियर नहीं होगा तो यहां से हम कितना भी फोर्स लगा ले, वहां तक प्राण ऊर्जा नहीं पहुंचेगी और जब डेस्टिनेशन तक प्राण ऊर्जा नहीं पहुंचेगी तो रोग से मुक्ति संभव नहीं हो पाएगी। एक सबसे बड़ा सवाल लोगों का आता है कि क्यों कुछ लोगों में ये प्राणायाम या आसन ज्यादा इफेक्टिव होता है, कुछ लोगों में कम। मैं यहां पर एक चीज कहना चाहता हूं, ड्यू टू ब्लॉकेज। कुछ लोगों के, देखिए ब्लॉकेज कहां से आ रहा है? जब हम छोटे बच्चे थे तब शरीर के प्राण प्रवाह में या तब शरीर के पाथवे में, प्राणिक पाथवे में कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, कहीं पर कोई रुकावट नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हम तुरंत उस समय जन्म लिए थे और जन्म के बाद अचानक से रुकावट क्यों आने लगी? ये रुकावट आती है बेसिकली हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से। डाइटरी हैबिट्स में मतलब कहने का कि हम जो कुछ भी भीतर अपने डालते जाते हैं बिना विवेक के, बिना सोचे समझे, जो कुछ भी हम इस शरीर में डालते जाते हैं वो शरीर बेसिकली वो जब भीतर जाकर के ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाता और प्रोसेस ना हो पाने के कारण इस ठीक से प्रोसेस ना हो पाने के कारण वो डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉकेज को क्रिएट करता है। और जब वो ब्लॉकेज आ जाएगा तो प्राण ऊर्जा डेफिनेटली अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगी और जब कभी प्राण ऊर्जा डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रही है तो इसका मतलब
कि वो पर्टिकुलर डेस्टाइन्ड एरिया जहां पर प्राण ऊर्जा को पहुंचना था, वो पर्टिकुलर एरिया रोगग्रस्त हो जाएगा। क्या सभी रोगों के साथ यही एक नियम लागू होगा? जी बिल्कुल, सभी रोगों के साथ यही एक नियम लागू होगा। आप यहां पर देख रहे होंगे कि हमारे देश में कोविड-19 की यदि हम सबसे रीसेंट की बात करें, आप लोगों को सभी को सबसे ज्यादा वो चीज याद होगी, सबसे ज्यादा अपीलिंग भी होगी, मैं इस वजह से उसको ले रहा हूं एग्जाम्पल को। कोविड-19 की अगर हम बात करें तो हमें 2, 3, 4 तरीके के कुछ लोग देखने को मिल रहे हैं। पहले वो लोग जिनको कोविड-19 अफेक्ट कर रहा है लेकिन उनमें कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, वो बिना किसी सिम्टम के, बिना किसी परेशानी के कोविड-19 दूर भी हो जा रहा है। दूसरे वो टाइप के लोग जिनको जो कोविड से अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब उनका इन्फेक्शन भी आ रहा है और उनको ये बात पता लग रही है कि नहीं, मैं इन्फेक्टेड हो गया, मुझे सिम्टम्स भी आने लगे, फीवर भी आने लगा, खांसी भी आने लगी, रेडनेस भी आंखों में आने लगी, एब्डोमिनल पेन भी होने लगा, डायरिया भी हो सकता है, नाउजिया भी हो सकता है, या राइनाइटिस हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स आने लगे और उनको लगा कि नहीं, मुझे अब टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद जब उन्होंने मेडिसिन लिया तो वो ठीक हो गए। दूसरे ये टाइप के लोग। तीसरे वो टाइप के लोग कि जिनको कोरोना वायरस ने अफेक्ट किया, उसके बाद उनकी कंडीशन थोड़ी बिगड़ी, वो गए टेस्ट करा के आए, पॉजिटिव निकले, दवाई खाते खाते उनकी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ी और उसके बाद वो अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल में एक लंबे ट्रीटमेंट के बाद वो कहीं जाकर के बड़ी मुश्किलों से उनको ऑक्सीजन वगैरह सब लगाना पड़ा और उसके बाद वो रिकवर होकर बाहर आए। ये तीसरे टाइप के लोग। अच्छा, एक चौथी वर्स्ट कैटेगरी और है, जो अफेक्टेड होने के बाद, सिम्टम आने के बाद, दवाइयां खाने के बाद, अस्पताल में भर्ती होने के बाद वापस कभी घर नहीं लौट पाए। तो ये 4 मुख्य कैटेगरी। अब इन चारों में हमें एज ए योगा थेरेपी देखने पर क्या लगता है? जो मैंने बात आपसे कही, बिल्कुल ये ठीक बात यहां पर एप्लीकेबल है। क्या बात मैंने बताई थी कि जब कभी प्राणिक पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो प्राण ऊर्जा ठीक प्रकार अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगी, और जब कभी ये प्राण ऊर्जा अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगी तो डेफिनेटली प्राण ऊर्जा की कमी के कारण वो प्रॉपर ऑर्गन, वो पर्टिकुलर ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। किसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा? वो ना ही रिस्पॉन्ड कर पाएगा आसनों के लिए, ना ही प्राणायाम के लिए, ना ही मेडिसिन के लिए, ना ही किसी और सपोर्ट के लिए, ना ही ऑक्सीजन के लिए। भाई देखिए, सीधी साफ बात, आप कितना भी अच्छा ऑक्सीजन नाक पे लगा दीजिए, अगर नाक से लेकर के पाथवे लंग्स तक क्लियर नहीं है, यहां पर कहीं बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन कुछ नहीं कर पाएगा। तो बहुत सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा साइंटिफिक हमारे ऋषियों ने हमारे सामने ये सारी चीजें रखी और इसीलिए 72,000 नाड़ियों का कॉन्सेप्ट उन्होंने रख दिया। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है और सारी चीजें लिखी भी हैं। जरूरत सिर्फ इतना है कि हम उसको ठीक प्रकार समझ लें और समझ करके इंप्लीमेंट कर दें। करना क्या है, मैं फिर अपने उसी मुद्दे पर आता हूं जहां से मैंने शुरू किया था। मैंने किया था षटकर्म को लोग भूल जाते हैं, आसन और प्राणायाम को देते हैं। यहां पर लोग केवल प्राणायाम रिकमेंड कर दे रहे हैं। देखिए, मैं फिर वही चीज कहूंगा, कितना भी अच्छा ऑक्सीजन आप लगा दीजिए, अगर प्राणिक पाथवे क्लियर नहीं है, अगर ट्रैकिया आपका क्लियर नहीं है, नेजल पैसेज क्लियर नहीं है, कोई ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं जाने वाली और लंग्स बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला। करना क्या है? षटकर्म करना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा षटकर्म से सारे काम हो जाएंगे, बट मैं ये कह रहा हूं कि हमारा आसन, हमारा प्राणायाम बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा जब हम षटकर्म की बात करें। यानी षटकर्म की प्रैक्टिस पहले होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें कुछ पर्टिकुलर षटकर्म कुछ पर्टिकुलर रीजन से कनेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले धोती को लेते हैं, तो धोती हम सभी को पता है कि अंतः धोती, हृदय धोती, ये कुछ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, कुछ एब्डोमेन को, कुछ लंग्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। बस्ती हमारे लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम को, या यूं कह लें कि लार्ज इंटेस्टाइन और एनस को बस्ती मुख्य रूप से अफेक्ट करता है या क्लीन करता है। नेति हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, यानी ये जो गले से ऊपर का हिस्सा है, माउथ है, नॉस्ट्रल है, इसकी क्लेंजिंग, इसके पाथवे की क्लेंजिंग करता है। अब आप तो कहेंगे कि ये तो जिस पाथवे की क्लेंजिंग करता है वो पाथवे तो प्राणिक चैनल नहीं है। आप थोड़ा सा, आपको और गहन अध्ययन इस पर करने की आवश्यकता है। जब ये क्लेंजिंग करता है तो डेफिनेटली वही प्राणिक पाथवे है जिस प्राणिक पाथवे की मैं अभी तक बात कर रहा था। तो नेति URTI यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की क्लेंजिंग के लिए है।
नॉली की बात करें, नॉली हमारे बेसिकली एब्डोमिनल रीजन के मसाज के लिए भी है, और वहां पे जो नर्व्स जाकर के कनेक्टेड है उन नर्व्स के एक्टिवेशन का भी काम करती है नॉली। त्राटक बेसिकली हमारे ब्रेन और आईज के लिए यहां के जो नर्व्स हैं उन नर्व्स को एक्टिवेट करती है और उसको क्लेंस करती है। और लास्ट में कपालभाति। कपालभाति हमारे एनस से लेकर के और ब्रेन तक ये कंप्लीट रीजन को कवर करती है कपालभाति, और यहां के नर्व्स को एक्टिवेट भी करती है और क्लेंस भी करती है। और यही एक वजह है जिसको स्वामी रामदेव जी ने समझा कि कपालभाति बेसिकली कंप्लीट एक सिस्टम को क्लेंस करने के लिए है। इस वजह से उन्होंने कपालभाति को सभी लोगों को सिखाया कि भाई कपालभाति बहुत ज्यादा जरूरी है। कपालभाति पर स्वामी रामदेव जी इतना ज्यादा जोर क्यों देते हैं? उनके जोर देने की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको पता है कि एनस से लेकर के ब्रेन तक के सारे जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी नाड़ियां हैं, उन सारी नाड़ियों की शुद्धि के लिए कपालभाति एक बेस्ट क्रिया है। क्यों बेस्ट क्रिया है? क्योंकि यहां पर कपालभाति में क्या करते हैं बेसिकली, अगर हम वातक्रम और व्युतक्रम और शीतक्रम को छोड़ दें तो वातक्रम कपालभाति बेसिकली एक प्रकार का पंपिंग, एक प्रकार की पंपिंग हम करते हैं। और इस पंपिंग से क्या होता है कि हमारी जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सारी नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं। तो बॉडी में नर्वस सिस्टम का एक्टिव रहना या उसका ठीक प्रकार क्रियाशील रहना बहुत ज्यादा अत्यंत आवश्यक है। और न सिर्फ क्रियाशील रहना, उसकी पाथवे की क्लेंजिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, रेगुलर। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो आपका काम सिर्फ एक कपालभाति यानी वातक्रम कपालभाति से ही चल सकता है। आपको अतिरिक्त कोई अन्य षटकर्म करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक वातक्रम कपालभाति करें और उसके बाद आसन प्राणायाम कर लें तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन यदि आपको किसी पर्टिकुलर एक रीजन से कोई समस्या है तो आपको उस रीजन के लिए क्लेंजिंग प्रोसेस जरूर करना पड़ेगा। अच्छा, आप अगर देखें ध्यानपूर्वक अपने षटकर्मों को तो हमारे ऋषियों ने इस पूरे 6 षटकर्म में एक भी बॉडी का हिस्सा नहीं छोड़ा। यानी मैं अपर बॉडी की बात कर रहा हूं। मैं बॉडी का मतलब यहां पर ये होता है कि ये जो हमारे हाथ है ये लिम्स हैं, ये बेसिकली बॉडी नहीं है। जो लोअर लिम्ब है उसको हम लोअर लिम्ब कहते हैं, यानी वो शरीर की शाखाएं हैं, उसको हम शाखाएं कहते हैं। ये हमारी शाखाएं हैं। तो यहां पर मैं इस शरीर की बात कर रहा हूं, यानी मूल जो पिंड है आपका उस बॉडी की बात कर रहा हूं। तो इस पूरी बॉडी में एक भी ऐसा एरिया, एक भी ऐसा सेक्शन नहीं छोड़ा हमारे ऋषियों ने जिसकी क्लिंजिंग का उन्होंने तरीका हमें नहीं सिखाया। इंटरनल हो आउटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर ध्यान से देखें तो कर्णमूल, जीवामूल, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र, तो बहुत सारे उन्होंने टेक्निक्स बताई। मतलब कैसे मंजन करना है, कैसे जबान को साफ रखना है, कैसे कानों को साफ रखना है, कैसे ब्रह्मरंध्र को साफ रखना है, नासिका को कैसे साफ रखना है, आंखों को कैसे साफ रखना है, किस प्रकार यहाँ की नर्व्स को हमें एक्टिवेट करना है, इनकी प्राणिक चैनल की क्लिनजिंग कैसे करनी है। तो मैं तो ये कहता हूं कि हम जैसे जैसे प्रगति कर रहे हैं विज्ञान की भाषा में, जिसको हम सो कॉल्ड प्रगति कहते हैं, ये जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं बेसिकली हम वैसे वैसे और ज्यादा मूर्ख होते जा रहे हैं। हमारे ऋषि हमसे ज्यादा वैज्ञानिक थे, हमसे बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने तो वो सारी चीजें पहले ही सारी चीजें लिख करके रख दी और हजारों साल पहले से लिख करके रख दी। उनके पास तो इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। घर बैठे कोई व्यक्ति कहीं से बोल रहा है, मैं शारदा विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर से बोल रहा हूँ, नोएडा से, और आप सभी लोग अपने अपने घर जाने कहां से बैठ करके इसको सुन रहे हैं। तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे बॉडी के भीतर जो टेक्नोलॉजी डेवलप थी, इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से उपयोग भी किया, मतलब सदुपयोग कहना चाहिए। इसका सदुपयोग करके उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी चीजों को सभी के सामने रखा। मुझे नहीं पता कि किसने लिपिबद्ध किया, कितना अच्छे से लिपिबद्ध किया, लेकिन जो भी चीजें आज हम पढ़ते हैं वो सारी चीजें हम ये मान के चलते हैं कि महर्षि घेरंड द्वारा ही वो सारी चीजें लिपिबद्ध की गई होंगी, और जिसको आज हम देखते हैं उसका ट्रांसलेशन हम अपने सामने देखते हैं। तो षटकर्म करना क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसन और प्राणायाम का बहुत अच्छा है, रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता, ये कुछ चीजों पर मैंने अभी तक प्रकाश डाला। अब चलते हैं अपने दूसरे बिंदु पर, जिसमें मैंने पहले ही कहा था कि मैं आसन और प्राणायाम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आसनों का तो सभी को पता है कि किस चीज में कैसे किस तरीके से आसन करना चाहिए और कैसे फायदा करता है। प्राणायाम भी, जो अष्टकुंभकों की बात की गई है हमारे एंशियंट टेक्स्ट में,
जो हमारे ट्रेडिशनल टेक्स्ट में बात की गई है अष्टकुंभक की, तो अष्टकुंभकों के बारे में भी लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी है कि भाई सूर्य वेदनम उज्जाई शीतली शीतकारी भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी, वो सारी चीजें सभी को पता है कि कहाँ कैसे किस चीज को कैसे उपयोग करना चाहिए और किसका क्या रिजल्ट है। मैं यहाँ पर प्रकाश डालना चाहूंगा जिन बिंदुओं को लोग आमतौर पर छोड़ देते हैं, और वो है प्रत्याहार। अब मैं तीसरे पॉइंट प्रत्याहार पर आ जाता हूं। पहला बिंदु मैंने कंप्लीट किया, यानी पूरे योग को मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया था। जब हम बात करते हैं योगा एज अ थेरेपी, जब हम योग एक चिकित्सा पद्धति के रूप में बात करते हैं, तो हमारी चिकित्सा पद्धति या बहुत सारे चिकित्सक, योग चिकित्सक कई सारे केसेस को डील करने में क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मैं यहां पर उसकी चर्चा कर रहा हूं। और उसमें मैंने सबसे पूरे योग को अगर हम चिकित्सा पद्धति के रूप में देखें तो मैंने 2 भागों में उसको डिवाइड किया। पहला षटकर्म और दूसरा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। ठीक, तो 5 अंग एक तरफ और एक षटकर्म एक तरफ। षटकर्म की उपयोगिता और उसकी महत्ता, उसके सिग्निफिकेंस, उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में मैं बात कर चुका हूं। अब यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप यहां पर प्रश्न पूछ सकते हैं आपने। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूं जिसमें मैं आसन और प्राणायाम को छोड़ देता हूं, जिसके बारे में लोगों को अच्छी तरह भली प्रकार पता है। अब मैं बात करता हूं प्रत्याहार की। प्रत्याहार क्यों सिग्निफिकेंट है और क्यों रिलायबल है आज के समय पर भी उतना ही ज्यादा। देखिए, प्रत्याहार का जो कॉन्सेप्ट जितना मैं समझ पाया, मैं अपनी समझ, हो सकता है आप मेरी समझ से इत्तेफाक ना रखते हो सकता है कि आप सहमति अपनी ना दें, लेकिन जितना मैं समझ पाया प्रत्याहार को, वो मैं ये समझ पाया कि प्रत्याहार बेसिकली विड्रॉल ऑफ सेंसेस है। अब सिर्फ इतना कह देने से काम तो चलेगा नहीं कि विड्रॉल ऑफ सेंसेस है। विड्रॉल ऑफ सेंसेस का मतलब कि जब हम ऐसी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये चीज कही कि भाई कर्म तो करोगे ना, कुछ तो करोगे, या तो श्वास लोगे या नहीं लोगे, या खाओगे या भोजन करोगे या नहीं करोगे, या भूखे को भोजन कराओगे या नहीं कराओगे। दोनों ही परिस्थिति में कुछ तो कर्म करोगे ना। तो यहां पर बात यह है कि हमारी ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, जिन कर्म इंद्रियों को विड्रॉ करने की बात की जा रही है। अब विड्रॉ करने से क्या मतलब है? सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है कि विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। भाई आंखों को बंद कर लें तब तो विड्रॉ हो सकती है, अदरवाइज तो विड्रॉ नहीं हो सकती। कि भाई आंख है तो वो देखेंगी, कर्ण है तो वो सुनेंगे, नाक है तो वो कुछ ना कुछ तो सूंघेगी, जबान है तो कुछ ना कुछ तो बोलेगी। इसको कैसे हम रोक सकते हैं? बिल्कुल रोकना नहीं है, यहां पर बात रोकने की हमारे ऋषियों ने नहीं की। प्रत्याहार में जो बात उन्होंने की कि हमको अपने सेंस को विड्रॉ करना है, यानी यदि कर्ण है तो हम उनको खुली छूट नहीं दे सकते कि तुम जो चाहो वो सुनो। हम अपनी आंखों को खुली छूट नहीं दे सकते कि वो जो चाहे वो देखें। यानी जब अपने इंद्रियों के, यानी इस घोड़े के आगे हम अपने बुद्धि को रखते हैं, अपने इन घोड़ों के आगे अपने मन को रखते हैं और मन को इन पर नियंत्रण करने देते हैं, तो बस वही होता है प्रत्याहार। यानी कि आज के समय में मैं जिस विश्वविद्यालय में यहाँ पर हूँ, यहाँ पर पाश्चात्य सभ्यता बहुत अपने चरम पर है, शायद मैं ऐसा कह सकता हूँ। और मैं देखता हूँ यहाँ पर शाम को जब करीब 6-7 बजे से लेकर के और रात 12-2 बजे तक जो है वो भोजन डिलीवर करने वाले बार बार आते रहते हैं, और तकरीबन 400 से 500 लोग प्रतिदिन भीतर आते हैं कुछ भोजन डिलीवर करने के लिए। हालांकि इस समय कोविड महामारी चल रही है तो बहुत कम ही बच्चे यहाँ पर हैं, लेकिन बावजूद इसके भी मैं ये चीज देखता हूँ कि यदि धन है तो उसको कहीं भी खर्च कर देने की इजाजत कोई किसी का मन कैसे दे सकता है, यदि हमारे पास बहुत ज्यादा भी हो तो भी। तो यहां पर सिर्फ इतनी सी बात है कि यदि जबान है तो हम इसको कुछ भी खाने की परमिशन तो नहीं दे सकते। हम इसको खुली छूट दे देंगे तो वहीं पर समस्या खड़ी हो जाती है। जब ये मन के आगे आगे चलेगा, यानी जब हमारी कर्म इंद्रियां मन के आगे आगे चलेंगी, समस्या वहां पर उत्पन्न हो जाएगी। क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए कि मन को इन इंद्रियों के आगे रखना चाहिए। यानी ये इंद्रियां हमारे मन का कहना माने, हमारी बुद्धि का कहना माने, हमारे दिल का कहना माने। जब हमारी बुद्धि ये कह रही है कि नहीं ये चीज गलत है, तो वहां पर हमारी इंद्रियां उसका कहना माने और उस गलत चीज को छोड़ करके वापस अपने स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। तो ये हो गया
प्रत्याहार, और इसका सिर्फ अभ्यास किया जा सकता है। इसीलिए अब वैराग्य का अभ्यास करने की बात हमारे ऋषियों ने की है। वैराग्य से क्या सेंस है? वैराग्य से सीधा सेंस है कि डिटैचमेंट किसी भी चीज से, किसी एक पर्टिकुलर चीज से, जिस पर आपका मन ये कहता है, आपका खुद का सेंस या आपका मास्टर जो है, जो इन सेंसेस का मास्टर है, वो मास्टर ये कह रहा है कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, तो जो चीज ठीक नहीं है उससे तुरंत खुद को विड्रॉ कर लेना। खुद को सेंस कि आपके अपने सेंसरी ऑर्गन्स को वहां से विड्रॉ कर पाने की शक्ति, सामर्थ्य आपको देगा इसका अगला चरण, जिसे हम धारणा और ध्यान कहते हैं। जब क्लेंजिंग ठीक प्रकार हो जाएगी, जब आसनों से दृढ़ता आ जाएगी, जब प्राणायाम से स्थिरता आ जाएगी, तब आप प्रत्याहार तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज प्रत्याहार का पालन करना बहुत मुश्किल काम। अपने सेंसेस को किसी चीज से विड्रॉ कर पाना बहुत मुश्किल काम है, और इसी से जुड़ी हुई है हमारी साइको इम्यूनिटी। मैं कभी और यदि मौका देंगे हमारे कोऑर्डिनेटर, तो मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा साइको इम्यूनिटी पर, और साइको इम्यूनिटी डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रत्याहार से, और इसी वजह से साइको इम्यूनिटी काफी आजकल कमजोर होती जा रही है। लेकिन मैं किसी और दिन बात करूंगा, अभी मैं सिर्फ प्रत्याहार की बात करूंगा कि जब तक क्लेंजिंग नहीं हो जाती, जब तक शोधन नहीं होता, जब तक दृढ़ता नहीं आती, जब तक स्थैर्य नहीं आएगा, जब तक स्थिरता नहीं आएगी, तब तक प्रत्याहार साध पाना या इसका अभ्यास कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा। अब इसके बाद चलते हैं धारणा और ध्यान पर। तो धारणा और ध्यान को लोग शायद अलग अलग समझते होंगे, हमारे ऋषियों ने भी अलग अलग बताया, बट जब हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, यानी जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे लोगों के ऊपर और कैसे इसका रिजल्ट, हमें क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है, तो उस समय पर धारणा और ध्यान को मैं एक समग्र रूप में देखता हूं, और इसको सिर्फ मैं बहुत इनिशियल स्टेज पर, जिसको हम इनिशिएशन ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी चेतना का जस्ट एक आरंभ, तो ये वहां पर जो है वो फिट बैठता है कि धारणा और ध्यान का मतलब सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन है अप्लाइड फॉर्म में, कि हम स्थिरता को और ज्यादा गूढ़ बनाने के लिए, स्थिरता को और ज्यादा स्थिर बनाने के लिए, और ज्यादा स्टेबल करने के लिए, अपने मन मस्तिष्क में स्थिरता और ज्यादा लाने के लिए हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं जिन प्रकारों से ध्यान किया जा सकता है। कुछ गाइडेड मेडिटेशन हो सकता है, मेडिटेशन म्यूजिक पर हो सकता है, मेडिटेशन किसी वस्तु पर हो सकता है, मेडिटेशन किसी मूर्ति पर हो सकता है, मेडिटेशन पंच महाभूतों पर हो सकता है, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, सूर्य, किसी पर भी मेडिटेशन किसी भी चीज पर हो सकता है। मेडिटेशन पंच महाभूतों के साथ साथ पंच तन्मात्राओं पर भी हो सकता है। मेडिटेशन तन्मात्राओं पर भी किया जा सकता है, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेज है। तो शुरुआत हमें करनी है स्थूल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ग्रॉसर ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको और आगे बढ़ाते हुए सूक्ष्म की ओर और सूक्ष्मतर लेकर के होते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से जब मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, तो ये मेडिटेशन हमको बेसिकली एक स्टेबिलिटी देगा, एक गहराई देगा, एक गंभीरता देगा, एक स्थिरता देगा, और ये जो है वो हमारे स्वास्थ्य का एक सबसे बहुत बड़ा कारण है। जब मन चंचल बहुत ज्यादा हो जाता है, जब अभी तो मन हमारा चंचल है ही है, बट इसकी चंचलता जब अपने चरम पर पहुंचती है और जब ये बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है, तो समस्या वहां से खड़ी होती है। और जैसे जैसे मन चंचल होता जाता है, उसी प्रकार वो अपनी चंचलता को ट्रांसफर कर देता है पांचों इंद्रियों में, और इंद्रियां उसी प्रकार चंचल होती हुई चली जाती हैं। तो यदि हम थोड़ा सा आज के कुछ 20-25 वर्ष पूर्व या 50 वर्ष पूर्व जरा सा खुद को फॉरवर्ड पीछे रिवाइंड करके देखेंगे, तो रिवाइंड करके हम ये पाएंगे कि हम जितने ज्यादा चंचल हैं, किसी भी मतलब चंचलता से मेरा मतलब यह है सिर्फ कि कोई भी एक काम कर रहे हैं, हम उसे ज्यादा देर कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर नहीं सकते, भले वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो। कोई गृहिणी किचन में खाना बना रही है, वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ उतनी देर तक काम नहीं कर सकती। आप कहेंगे कि आज का जमाना ऐसा है कि बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं, बहुत सारे काम आ जाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन कामों में यदि झुंझलाहट आ जाए, उन कामों की वजह से स्ट्रेस आ जाए, उन कामों की वजह से एंग्जाइटी घर कर जाए या हाइपरटेंशन घर कर जाए, तो वहां पर समस्या आती है।
ये जो चंचलता जब स्थिरता में बदलेगी तो काम आपके उतने ही होंगे, बट आपको एंजाइटी, स्ट्रेस और हाइपरटेंशन नहीं होगा। तो ध्यान आपको इस तरीके की बहुत सारी मानसिक समस्याओं से बचाएगा। यानी ध्यान का जो मूल उद्देश्य है बेसिकली वो है जो साइकोलॉजिकल जो डिजीजेस हैं, डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल डिजीज और डिसऑर्डर्स से हमको मुक्त करना। तो आप ये कहेंगे कि जिन लोगों को साइकोलॉजिकल समस्या उन्हें हम ध्यान प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहां पर थोड़ा प्रकाश ये डालूंगा कि जिनकी स्थिति अनकंट्रोल्ड है, यदि उन अनकंट्रोल्ड स्थिति में आप ध्यान को प्रेस्क्राइब करेंगे या इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो आप निश्चित तौर पर असफल होंगे। अनकंट्रोल्ड स्थिति में ध्यान से नहीं शुरू किया जाना चाहिए। इवन मैं तो ये कहूंगा किसी भी स्थिति में ध्यान से शुरू ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत आगे की स्टेज है। आप सीधे देखिए, मैं आपको फिर वही बता रहा हूं कि योग एक जीवन शैली, और जीवन शैली का मतलब दिनचर्या और रात्रिचर्या दोनों से होता है। जीवन शैली का मतलब कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, वो उन सारी चीजों से है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप कभी योग द्वारा चिकित्सा देने जा रहे हैं तो ये आवश्यक है कि शुरुआत हमेशा षटकर्म से, यानी पहले स्टेप से ही शुरुआत होनी चाहिए। जब पहले स्टेप से शुरुआत होगी और ग्रेजुअली उन स्टेप्स को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे तब हम सफल हो पाएंगे, क्योंकि ये जीवन शैली है। सुबह उठ रहे, जीवन शैली का मतलब सुबह उठने से लेकर के और रात सोने तक के बीच का सब कुछ जीवन शैली कहलाता है। लोग कहते तो हैं कि योग एक जीवन शैली है, इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, बट एग्जैक्टली क्या करना है और कैसे करना है ये शायद आइडिया कुछ ही लोगों को होगा या कम ही लोगों को है, मैं ये कहना चाहूंगा। तो यहां पर करना क्या है बेसिकली, हमें जब कभी भी हम योग को अपनाना चाहते हैं, योग से फायदा लेना चाहते हैं, या हम योग का प्रिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो शुरुआत हमेशा षटकर्म से होनी चाहिए। हमेशा षटकर्म से स्टार्ट करिए। देखिए, खुद को परखिए कहां पर समस्या है। अगर धोती की जरूरत है तो धोती से शुरू करिए, नहीं जरूरत है तो नेति नौली त्राटक से शुरू करिए। वहां से शुरू करके कपालभाति तक आइए और उनका अभ्यास नियमित रूप से रोज की दिनचर्या में अपने करिए, और उसके बाद आसन, प्राणायाम और कुछ पल ध्यान के लिए, जिससे आपको स्थिरता भी मिल सके। अब एक आखिरी बात मैं और कहूंगा जीवन शैली को लेकर के, कि योग यदि चिकित्सा के फॉर्म में हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये कोई मिरेकल नहीं है, कोई चमत्कार नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई औषधि नहीं, कोई इस तरीके की चीज नहीं है। ये जीवन शैली है। आपको समय के अनुसार धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चीजें आपको अफेक्ट करना शुरू करेंगी। इसमें रातों रात परिवर्तन कहीं देखने को यदि मिल सकता है तो ऐसा असंभव है कि क्या रातों रात परिवर्तन मिल जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया है, कोई बहुत गंभीर रूप से घायल है, कोई बहुत गंभीर रूप से समस्याग्रस्त है, तो वहां पर हम इसका उपयोग नहीं, वहां पे उपयोग नहीं कर सकते। उपयोग करेंगे आपको परिणाम नहीं मिलेगा। तो कहां से करना है, यदि कोई भी व्यक्ति, मैं जन सामान्य की बात करता हूं, न सिर्फ अपने योग शिक्षकों की बात कर रहा हूं, मैं जन सामान्य की बात कर रहा हूं, कि जन सामान्य यदि इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आवश्यकता है अभी से शुरू करने की। इतनी बड़ी महामारी ने हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी, जितनी बड़ी महामारी शिक्षा उससे ज्यादा बड़ी, कि अभी बदल जाओ, अभी समय है। अगर यदि अभी अपनी चाल हम बदल लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो डेस्टिनेशन है वो बदल सकता है। तो शुरुआत हमेशा षटकर्म से ही होनी चाहिए। क्लेंजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्लेंजिंग नहीं करेंगे तो न आसन आपको रिजल्ट देगा, न प्राणायाम रिजल्ट देगा, न धारणा देगी, न प्रत्याहार देगा, न ध्यान देगा, कोई आपको कुछ रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और यदि रिजल्ट देगा भी तो बस ये समझ लीजिए कि अगर कंप्लीट ब्लॉकेज है तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा ब्लॉकेज है तो थोड़ा रिजल्ट मिल जाएगा, बिल्कुल ब्लॉकेज नहीं है तो पूरा रिजल्ट मिलेगा। बट अगर क्लेंजिंग करके इन सारी चीजों को, आसन को, प्राणायाम को, सारी चीजों को सप्लाई करेंगे तो वो सारी चीजों का इफेक्ट डेस्टिनेशन तक जहां आप पहुंचाना चाहते हैं वहां एग्जैक्टली वहां तक पहुंचेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। और मैंने इस प्रकार बहुत सारे मरीजों का, ट्रिमेंडस, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं संख्या नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे मरीजों को, बहुत सारे रोगियों को अब तक उपचारित किया है मैंने, और सफलतापूर्वक उपचारित किया है, जिनमें ये जो उपचार के बाद का जो ड्यूरेशन है, मतलब उसकी परसिस्टेंसी कितने दिन रहती है, कितने दिन कांस्टेंट रहता है वो जो इलाज आप कर देते हैं, तो साहब वो
बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको पिछले 6 सालों से कोई समस्या नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनके जीवन शैली में वो योग कुछ इस प्रकार घर कर गया है, जिनके पास अपना नीति पॉट है, जिनके पास अपना दंड धोती है, जिनके पास अपना वस्त्र धोती है, वो स्वयं ही कर लेते हैं। उन्हें किसी को बताने की मुझे जरूरत नहीं दोबारा कि ये आपको वमन दोबारा से करना है। तो इसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो मैं एज अ योगा थेरेपिस्ट और आप सभी से विनम्र निवेदन ये करना चाहूंगा कि यदि भले ही 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मैराथन प्रोग्राम जो कि ब्रजेश कश्यप जी द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है, भले आपको अब ये सूचना मिल रही है, लेकिन इस बात को हमेशा अपने दिल जहन में अपने बिठा लें कि यदि अच्छे परिणाम आप चाहते हैं तो केवल आसन, केवल प्राणायाम से ये चीज संभव नहीं होगी। ये संभव होगा जब आप कंप्लीट उसके चार्ट को अपनाएंगे, उसके कंप्लीट उसका सर्कल आप कंप्लीट करेंगे। यानी षटकर्म से शुरू करेंगे, आसनों का, प्राणायाम का, सभी का अभ्यास नियमित रूप से करेंगे। इसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये 1 घंटे से ज्यादा का नहीं है। मैं नियमित रूप से स्वयं कर रहा हूं पिछले 11 वर्षों से। मुझे आज तक इसका कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिला। अच्छे परिणाम इतने ज्यादा देखने को मिले कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बिना मास्क के बाहर घूमता हूं, मास्क लगा के घूमता हूं, बट अच्छे परिणाम मैं ये जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना, साझा करना चाहूंगा कि मैं नियमित रूप से बाहर निकलता हूं, मास्क लगा करके निकलता हूं, लेकिन अभी तक संक्रमण से बचा हुआ हूं। तो ये मेरा अपना परिणाम है। मुझे इसमें योग जो मैं नियमित मेरी दिनचर्या है उसका मैं एक महत्वपूर्ण भूमिका मैं मानता हूं कि उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा डाइटरी सप्लीमेंट मैं नहीं लेता, कोई एक्स्ट्रा विटामिन मिनरल्स मैं नहीं लेता हूं। बस केवल इतना ही जो है वो मैं करता हूं। और आप जैसे जिस प्रकार मैं स्वस्थ हूं, जिस प्रकार मेरे बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी स्वस्थ हैं नियमित अभ्यास करके, उस प्रकार आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से मैं एक सवाल आप लोगों तक, आपके यदि कोई सवाल हो तो आप अभी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो मेरे तक पहुंच जाएगा। आखिरी 1 मिनट में मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ एक सवाल जरूर साझा करना चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम में नीचे एक कमेंट कर दें कि क्या नियमित रूप से जो योग साधक हैं, योग साधकों की बात कर रहा हूं, योग शिक्षकों की बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षक में और साधक में फर्क है। शिक्षक वो जो शिक्षा देता है और साधक वो जो स्वयं साधना करता है। तो जरूरी नहीं कि शिक्षक हमेशा साधक हो ही। तो मैं यहां पर एक प्रश्न ये करना चाहता हूं कि जो नियमित योग साधक हैं, आप एक बार यदि अपने आसपास देखें कि नियमित योग साधकों का अब तक कोरोना की वजह से क्या क्या क्षति हुई, उन्हें कितनी हानि पहुंची है, तो इसको जरा सा आप देखेंगे और मुझे बता देंगे, इस प्रोग्राम में नीचे कमेंट कर देंगे तो बड़ी आपकी महती कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरा समय पूरा हो चुका है, आखिरी 1 मिनट में ले रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने बहुत धैर्य के साथ मेरी इन सारी बातों को सुना, समझा और अप्रिशिएट भी किया। कई सारे थम्स अप यहाँ पर देखने को मिले मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।